हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। आज हम कवर करेंगे दो टॉपिक जिसका नाम है कार्डिक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें। अगर आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया मेरा पढ़ा हुआ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ। ठीक है। मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करवा रखा है, जो कि अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है अब। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी जो है लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, कार्डिक आउटपुट क्या होता है। कार्डिक आउटपुट इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट। जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, वो 1 मिनट में जितना ब्लड पंप करते हैं उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। तो जो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है। अब देखो, जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो कार्डिक आउटपुट की, वो क्या होती है 4 to 5 लीटर पर मिनट। जो एवरेज जो अडल्ट होता है उसके अंदर होती है 4 to 6 लीटर पर मिनट। हम इसे अप्रोक्स जो होता है 5 लीटर भी मान लेते हैं। ठीक है, लीटर पर मिनट। अब देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने देखा कि जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट का लगभग हमें सबको पता होता है कि कितनी 12 हार्ट है जो वो बीट करता है, हम उसको हार्ट रेट बोलते हैं, जो कि होता है 72 टाइम अप्रोक्स होता है। ठीक है, 1 मिनट में इतने टाइम हार्ट बीट करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल इन वन कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जितना ब्लड वो इजेक्ट करता है वेंट्रिकल से, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है। अब हम आके देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं कार्डिक आउटपुट को। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो है हार्ट रेट, जिसको हम क्या बोल लेंगे HR। अब मान लो किसी की भी हार्ट रेट क्या है जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो क्या होगा उसमें कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज़ होगा। देखो अब, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो हार्ट रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्डिक आउटपुट के। अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक होगा। अगर जो सेकंड पॉइंट है वो है वेरी हाई हार्ट रेट। अगर ज़्यादा ही हार्ट रेट होगा बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट क्या होगा डिक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, अगर हार्ट जल्दी जल्दी बीट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन जल्दी होगी, तो जो वेंट्रिकल्स वो अच्छे से कम्प्लीटली फिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसे हम क्या कहते हैं SB। ये 3 चीज़ पे डिपेंड करती है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम। फर्स्ट है जो है प्रीलोड। देखो, प्रीलोड क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एंटरिंग हार्ट के अंदर हमारी कितनी वॉल्यूम आ रही है ना ब्लड की, उसको क्या बोलते हैं हम प्रीलोड। ठीक है। अगर प्रीलोड बढ़ेगा तो जो ये क्या है, देखो प्रीलोड बढ़ा तो क्या बढ़ेगा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई तो क्या इंक्रीज़ हो जाएगा कार्डिक आउटपुट। तो सेम है कि जो हमारा प्रीलोड की वैल्यू अगर वॉल्यूम है वो ज़्यादा हुई तो क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इसमें क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, कि हार्ट किस स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी जो वो हार्ट की इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो, अगर जो हार्ट है वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ज़्यादा वॉल्यूम बाहर निकलेगी हार्ट से, इजेक्ट होगी, जिससे क्या होगा हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। जो थर्ड फैक्टर है जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर वो है आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच हार्ट पम्प्स। जो हार्ट है, क्योंकि हमारी देखो जो आर्टरीज होती हैं और जो वेसल्स होती हैं उनका क्या होता है ल्यूमन होता है। वो आर्टरीज में क्या करते हैं, जो ब्लड की वॉल्स होती हैं, जो आर्टरीज की वॉल्स होती हैं वो क्या करती है रजिस्ट करती है ब्लड फ्लो को। ठीक है। उसी को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर आफ्टर लोड इंक्रीज हो जाएगा, मान लो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। अगर मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है वॉल्स के अंदर तो क्या होगा ब्लड फ्लो कम होगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो क्या होगा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगी। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगा हमारा कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा। और भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको कार्डिक आउटपुट को, जैसे कि एक्सरसाइज।
अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा तो उसका हार्ट जल्दी जल्दी बीट होगा, तो उससे क्या होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगा। कोई इमोशन है, स्ट्रेस में है, तो उससे भी हमारा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। किसी का बॉडी टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है हमारे कार्डिक आउटपुट पर। उसकी एज क्या है, मेल है फीमेल है, सेक्स, सारी चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारे कार्डिक आउटपुट को। अब कैसे रेगुलेशन करते हैं हम कार्डिक आउटपुट का? देखो हमारे पास दो मेथड होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है न्यूरल रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब कोई सिंपैथेटिक एक्टिविटी होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा हार्ट रेट है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसी से क्या होगा, हमारा कार्डिक आउटपुट है जो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट है जो वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे कि हमारा कार्डिक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सारा हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड है हॉर्मोन्स रेगुलेशन। इसमें क्या होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या करते हैं वो हमारे कार्डिक आउटपुट को रेगुलेशन में, ठीक है। जो पहला है हार्मोन वो है एड्रेनलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या करता है, हमारे कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। जो दूसरा है वो है थायरोक्सिन। ये भी क्या करता है, हमारे इंक्रीज़ कर देता है मेटाबॉलिज्म को, और क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज़ कर देता है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्लड प्रेशर, बीपी, ठीक है। देखो ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय सर्कुलेटरी ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज होती है, मान लो ये हमारी आर्टरी है, ठीक है, जो इसकी वॉल्स पर, मान लो इसका ल्यूमन है। अब जो ब्लड क्या है, ये इसके अंदर से तब फ्लो करता है, तो क्या करता है, एक फोर्स प्रेशर लगाता है कि इसके ऊपर, वॉल्स के ऊपर, आर्टरीज की, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपने पढ़ा भी होगा कि पहले क्या होता है, वरना आपने सुना भी होगा, क्योंकि आजकल घर घर में बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। देखो अब क्या होता है, फर्स्ट टाइप है जो वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जितना प्रेशर लगता है ना ब्लड का वॉल्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, सिस्टोल, ये हमें पता है, हमने पहले देखा था। तो जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की, वो कितनी होती है, 120 120 mm पर एच जी होता है, सॉरी 120 mm HG होता है, ठीक है। पर कुछ नहीं होता ऐसा, पर मतलब, सॉरी, कहने का पता है, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लड बीपी की, सिस्टोलिक बीपी की, वो होती है 120 mm HG। नेक्स्ट है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, DBP। अब देखो ये क्या होता है, प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्स। जो वेंट्रिकल से वो रिलैक्स करते हैं, मतलब डायस्टोल करते हैं, तब जो प्रेशर लगता है वो उसके ऊपर, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है अप्रोक्स 80 mm HG, ठीक है। इसकी अब देखो नॉर्मल वैल्यू हम क्या लिखते हैं, बीपी की 120/80 mm HG। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक पर बाय डायस्टोलिक, ठीक है, प्रेशर। नेक्स्ट है पल्स प्रेशर। क्या होता है, देखो ये होता है जो डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। ये जिस इसका फॉर्मूला होता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 40 mmHg। अब देखो हम कई बार मैनुअल लेते हैं बीपी, तब हमें कहते हैं ना, हमें ऊपर वाला तो पता चल जाता है बीपी, नीचे वाला पता नहीं चलता। अब जो हमारा बीपी जो ऊपर वाला मान को किसी को 130 है, ठीक है, तो हम इससे ना, अगर तुम्हें नीचे वाला फील नहीं होता है, समझ में नहीं आता भाई कितना होता है, हम उसका अप्रोक्स लगा देते हैं कि इनका डिफरेंस कितना होता है, लगभग पल्स प्रेशर का 40 होता है, तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे गैस कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, जो कि क्या आ जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा। बस इतनी सी कॉमन सेंस होती है थोड़ी सी, वैसे तो हमें फील ही करना पड़ता है, अच्छे से चेक करना पड़ता है, हर बार गैस भी नहीं करना होता। अब देखो फैक्टर क्या क्या अफेक्ट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। पहला हमारा कार्डिक आउटपुट। देखो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। देखो कार्डिक आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द हार्ट रेट। देखो हमने पढ़ा था जो कार्डिक आउटपुट है किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट के ऊपर। फैक्टर दैट अफेक्ट्स द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कोई ऐसे फैक्टर जो हमारे हार्ट रेट को, स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहे हैं, तो वही क्या करेंगे, डिस्क्राइब दे मैन इंक्रीज और डिक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। तो वही फैक्टर्स हमें ये बताएंगे कि हम उससे क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हमारा कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज होगा या फिर
डिक्रीज़ होगा। सेकंड है पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है, द हार्ट पंप ब्लड इनटू द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑलरेडी देयर। अब देखो जो ब्लड के अंदर जो प्रेशर होता है ना, जो पहले से प्रेजेंट होता है, उसके अगेंस्ट जो हम ब्लड फ्लो करता है ना, उसको बोलते हैं हम पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय द डायमीटर ऑफ द स्मॉल मस्कुलर आर्टरी। अब देखो हमने देखा था जो जो आर्टरी जो जितनी हार्ट से दूर होती है, ठीक है, या आर्टरी जितनी हार्ट के पास होती है, हमने उसके हिसाब से उनका जो नाम है वो डिवाइड कर रखा था। देखो जो मस्कुलर आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होती है, मसल्स की जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस आर्टरी के अंदर उनका डायमीटर देखा जाता है। अगर ज़्यादा स्मॉल आर्टरीज हैं, देखो उसका डायमीटर बिल्कुल छोटा सा होगा, तो उसके अंदर ब्लड को फ्लो करने में और ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ठीक है, जो रेजिस्टेंस करता है फिर ब्लड प्रेशर को, उसी को बोलते हैं, मतलब ब्लड फ्लो को, उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जो नैरो आर्टरीज होती है, जो आर्टरीज पतली है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा बीपी इंक्रीज हो जाता है। अब देखो आपने पढ़ा भी, किसी का ब्लड ज़्यादा थिक होता है, कहते हैं कि भाई इसका तो जो खून है वो ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, उससे क्या होता है, बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या करता है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा लगता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है, और मान लो कोई आर्टरी पहले ही पतली है, तो उसके अंदर से ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, तो क्या होगा, हमारा बीपी और इंक्रीज़ होगा। अगर बीपी डिक्रीज़ करा तो हम क्या करते हैं, उन आर्टरीज का थोड़ा साइज इंक्रीज़ हो जाता है, क्या हम कोई मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है, जो मसल्स जो वेसल्स होती हैं उनका क्या होता है, लिमिट इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसमें एक आता है रास सिस्टम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो लगभग पेपर में आ जाता है, क्योंकि वो सेम सिस्टम है ना, हमारे जो आगे चैप्टर आएगा एक किडनी वाला, रीनल सिस्टम, उसके अंदर भी आता है रास सिस्टम। ठीक है, अब देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लड मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिस्पाइट इंटरनल और एक्सटर्नल चेंजेस। इसमें क्या होता है, हम रेगुलेट करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को। ठीक है, नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, हम उसके आसपास ही क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है उसकी नॉर्मल वैल्यू से, तो हम उसे ये नहीं कहते कि हम उसे, मान लो किसी का बीपी कम है तो हम कहेंगे उसका बीपी इंक्रीज़ करना है, हमें नहीं, हम हमेशा क्या कहते हैं, मेंटेन करना है। अगर आप इंक्रीज़ लिख दोगे तो क्या पता ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ लिख रहे हो क्या पता ज़्यादा ही डिक्रीज़ हो जाए, तो बीपी लो और हाई हो सकता है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते, फिर एग्ज़ाम में हम हमेशा लिखते हैं मेंटेन करेंगे, ठीक है, उसकी नॉर्मल वैल्यू तक। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है न्यूरल रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है, सीवीसी, वो क्या करता है, रिसीव इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेट करता है इनपुट को फ्रॉम। इससे क्या होता है, इसके पास है ना, इन सीवीसी के पास क्या होता है, इनपुट्स भेजे जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो आगे अपनी प्रोसेस करता है। तो इनपुट्स कहाँ से जाते हैं, एक होता है बैरो रिसेप्टर, हमारे हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है ये किस चीज़ का रिसेप्टर है, प्रेशर का रिसेप्टर है। मान लो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये अपने जो वो होते हैं सिग्नल्स क्या करता है, सीवीसी के पास पहुंचा देता है। सेकंड है कीमो रिसेप्टर्स। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर होता है हायर सेंटर्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो सीवीसी वो सेंड्स करता है सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के पास, ये क्या करता है, नर्व्स को लेके जाता है। अब देखो हम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, मान लो किसी का बीपी क्या है, इंक्रीज़ हुआ है, किसी का बीपी पहले क्या है, इंक्रीज़ है। देखो अब कंडीशन क्या है, बीपी इंक्रीज़ है, तो अब क्या करेगा, जो बैरो रिसेप्टर होता है वो स्टिमुलेशंस को भेजेगा किसके पास, सीवीसी के पास। अब देखो सिग्नल्स गए कहाँ पर, मेडुला के पास गए। ठीक है, सिग्नल्स टू मेडुला ओब्लांगेटा के पास क्या गए, सिग्नल्स गए। अब देखो वो क्या करेगा, जो हमारे सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ उसको डिक्रीज़ कर देगा, और क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा हार्ट रेट कम हो जाएगा। देखो हमने देखा था जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाता है। और हार्ट रेट डिक्रीज़ के साथ साथ वो क्या करते हैं, वैसो डायलेशन। डायलेशन क्या होता है, मतलब जो ल्यूमन होता है ना ब्लड वेसल्स का या फिर आर्टरीज का, उनको क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। मतलब थोड़ा उसका स्पेस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या, फिर हमारा जो बीपी है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले ब्लड इसके इतने ल्यूमेन के अंदर से फ्लो करा था तो प्रेशर ज़्यादा लग रहा था। अब हमने क्या किया, वैसोडाइलेशन कर दिया,
इसके अंदर से अब क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा और हमारा बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। और सेम मैकेनिज्म देखो, अब किसी का बीपी क्या है, पहले ही कम है, उसका क्या मैकेनिज्म होगा, देखो बीपी कम था, क्या हुआ फिर, बैरोसेप्टर ने क्या किया, स्टिमुलेशन भेजा किसके पास, मेडुला के पास। ठीक है। मेडुला ने क्या किया, जो हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ है उसको इंक्रीज़ कर दिया, और जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज़ थी, देखो जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। अगर वो डिक्रीज़ हुई तो क्या फिर होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ हुई है तो हमारा हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और हमारा क्या होगा, वैसो कंस्ट्रक्शन होगा, जिससे क्या होगा, हमारा बीपी हाई हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूरल रेगुलेशन का मैकेनिज़्म कि हम बीपी को कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। इन बीपी इंक्रीज होगा तो क्या प्रोसेस होती है, और बीपी डिक्रीज होगा तो क्या प्रोसेस होती है। अब हम देखेंगे हमारा हार्मोनल रेगुलेशन की, हार्मोन कैसे बीपी को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है रा सिस्टम, जिसकी क्या फुल फॉर्म होती है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। इसमें देखो, मान के चलो हमारा बीपी डिक्रीज है, ठीक है, बीपी कम है, और जो किडनी के पास है ना, ब्लड फ्लो है वो भी बहुत कम है। अब क्या होगा, इसके पास, किडनी के पास क्या जाएंगे, सिग्नल्स जाएंगे कि भाई बीपी कम है और किडनी के अंदर ब्लड फ्लो भी कम है। अब किडनी क्या करेगी, किडनी फिर सिक्रेट करवाएगी रेनिन को। रेनिन क्या है, एक एंजाइम, मतलब सॉरी, रेनिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक है। हार्मोन तो नहीं है रेनिन, तो ये क्या है बेटा, रेनिन एक एंजाइम है। ठीक है। तो देखो, हम स्टार्टिंग से देखते हैं, तब ब्लड प्रेशर कम होगा, बीपी कम होगा, और फिर क्या होता है, एक कंडीशन और होती है जिसमें कि मान लो ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है किडनी तक, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, और भी कंडीशन होती है, लेकिन रास सिस्टम के अंदर ये सब चलता है। तो किडनी क्या करेगी, सिक्रेशन ऑफ रेजिन, जो कि एक एंजाइम, उसको सिक्रेट करवाएगी। जो रेजिन है वो क्या करता है, फिर एक्टिवेट कर देता है किसको, एंजियोटेंसिन को। ठीक है। एंजियोटेंसिन क्या होता है, फिर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 है वो जो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन जो कन्वर्ट होता है, इसमें एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब जो ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 2, ये क्या करेगा, किसके ऊपर एक्ट करेगा, हमारी जो एडर्नल कॉर्टेक्स है किडनी के ऊपर, उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। ठीक है। अपना वर्क करेगा, और इससे क्या होगा, फिर एडर्नल जो कॉर्टेक्स है वो क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है उसको क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन कर देगा। वैसो कंस्ट्रक्शन हुई तो क्या होगा, जो हमारी वेसल्स, जो ल्यूमन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा वाटर की रिटेंशन होगी जो किडनी के अंदर, और जो सोडियम है उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जो सोडियम है और वाटर की जो रिटेंशन है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारे अंदर जो ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी, और ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो क्या, हमारा बीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कंडीशन क्या थी, पहले बीपी कम था और फिर क्या हुआ, बीपी मेंटेन हो गया। ठीक है। सेकंड आता है हमारा हार्मोन, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ADH हार्मोन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान के चलो हमारा बीपी कम है, तो जो ADH है वो क्या रिलीज़ करेगी, रिलीज़ होगा, कहाँ से रिलीज़ होता है ये हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वो क्या करेगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन है जो किडनी के अंदर, उसको इंक्रीज कर देगा, रीएब्जॉर्प्शन। अब किडनी के अंदर वॉल्यूम क्या होगी, वाटर की ज़्यादा होगी, तो देखो ब्लड वॉल्यूम क्या होगी, इसके अंदर ज़्यादा होगी, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो क्या, हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा। सेम कंडीशन है यहाँ पे भी। जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा रीनल रेगुलेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी बोलते हैं। रीनल वर्ड भी कहाँ से आता है, किडनी से ही आता है। ठीक है। आप देखो इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है, मान लो बीपी डिक्रीज़ है या फिर बीपी इंक्रीज़ है, दोनों कंडीशंस को पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं बीपी डिक्रीज़ है, तो अगर किसी का बीपी कम है तो क्या होगा, जो किडनी होती हैं वो रिटेन करेंगी वाटर एंड सोडियम को, पानी का, और जो सोडियम का क्या होता है, रिटेन होता है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसमें क्या होता है, हमारी ब्लड की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और मान लो हमारा पहले ही बीपी इंक्रीज है तो हम उसे कैसे मेंटेन करेंगे, जो हमारी किडनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक्सक्रीट करती है मोर वाटर, मतलब बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड की वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है और बीपी क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इतना ही था हमारे सिलेबस में ये। एक लास्ट टॉपिक और बचा है बट आपका, मैं वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना, जो उसमें डाल दूंगी। ठीक है। एक फिर हमारा क्या होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको आज का जो मैंने टॉपिक पढ़ा है वो आपको समझ में आया, और इतना मुश्किल है भी नहीं, क्योंकि मैंने भी ये नोट्स पढ़ रखे हैं जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। यूनिवर्सिटी कुछ ज़्यादा पूछती नहीं है,
बस आपको थोड़ा सा ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि उस चीज़ के बारे में, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको वर्ड का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप लिखोगे कैसे? अब आपको मान लो कार्डिक आउटपुट का पता चल गया तो बाकी चीज़ें तो आप बना के लिख सकते हो कि क्या क्या हमारे, मान लो हार्ट रेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं। कोई ऐसी, कोई मान लो आपको देखो ये आ गया कि क्या क्या फैक्टर है हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। कार्डिक आउटपुट को ये लगा लो तो हार्ट रेट में हम लिख सकते हैं ना क्या क्या करेंगे। जो हार्ट रेट को अफेक्ट करेंगे वही कार्डिक आउटपुट को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। इसमें क्या होता है, हार्ट रेट को देखो, किसी की भी एज हो गई, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई बीमार है, ये सारी चीज़ें क्या हो करती है, अफेक्ट करती हैं। तो हम सेम लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।